फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीट रिवीजन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट के लिए जितना रेलेवेंट है उतना ही आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एक सेपरेट यूनिट इसमें डाल दी गई है आपके सिलेबस में बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से। तो कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें कम्युनिकेशन आपका पूछा ही जाता है। तो उसके क्वेश्चंस देखेंगे, हर एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको उसमें हेल्प मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रकार की एग्जाम्स को रिलेटेड या कोई क्वेश्चंस में आप यहाँ पे स्टक हो रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आपका सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए है, कृपया करके कोई भी इस पर कॉल ना करें। वो नंबर मैंने आपको दे दिया है, तो आप उस पर कर सकते हैं। और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो वहाँ से जाके आप इस पीपीटी को ले सकते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कोर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमने किसी प्रकार का कोई अभी पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया है। सारे की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और सभी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। जब अपकमिंग एग्जामिनेशन में अगर कैसा कुछ होगा तो मैं आपको पहले उसकी जानकारी दे दूंगा। अभी हमारा कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसमें ऑलमोस्ट मैंने 50 के अराउंड क्वेश्चंस लिए हैं, जो इसमें सारा हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। कम्युनिकेशन के टाइप से लेके, कम्युनिकेशन के बैरियर से लेके, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस से लेके, कम्युनिकेशन की प्रोसेस से लेके सब कुछ हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, अल्टीमेट गोल है कम्युनिकेशन करने का, कम्युनिकेशन किया क्यों जाता है, उसका क्या यहाँ पे गोल होता है हमारा। फर्स्ट, फेवरेबल रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ऑर्गेनाइजेशनल गुडविल, रिसीवर रिस्पॉन्स या रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो गोल होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी का, रिसीवर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है उसको किया जाता है। अब यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन भी इसमें ट्रू लग रहा होगा। इसमें डी ऑप्शन क्यों ट्रू हुआ, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना होता है एग्जामिनेशन में। और बिजनेस कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो दो लोग हैं, एक आपका सेंडर है एक आपका रिसीवर है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। बट बिजनेस कम्युनिकेशन के केस में आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी अपने जो कंज्यूमर है उन तक पहुंचाना होता है। यानी कि अल्टीमेट उद्देश्य हमारा ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट की जानकारी, हमारे सर्विस की जानकारी एज इट इज जैसा हम चाहते हैं वैसा जो पब्लिक है उस तक यहाँ पे पहुँचे। तो रिसीवर जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो कम्युनिकेशन तब तक आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम। यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी होता है, इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है। तो ये अलग अलग केसेस होते हैं। आपसे पूछा है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और ये कहाँ से कहाँ को फ्लो करता है। ये अपर से लोअर की तरफ फ्लो होता है, लोअर से अपर की तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या डायगोनल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा अपर टू लोअर, क्योंकि जो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ये अपर लेवल से, यानी कि जो हमारा अथॉरिटी है अपर लेवल से डाउनवर्ड की तरफ को आती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल का केस कब होता है। देखिए, हॉरिजॉन्टल का केस तब होता है जब हमारे सेम लेवल के जो एम्प्लॉय हैं या मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं एक ही लेवल के, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये तो हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ, ये तो आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला केस हो गया। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ये अपवर्ड का केस हो गया। एम्प्लॉय विद द सेम स्टेटस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में सभी सेम स्टेटस के यहाँ पे लोग होते हैं जो आपस में कम्युनिकेशन की प्रोसेस को करते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील्स एंड रिप्रेजेंटेशंस आर यूज्ड इन डैश कम्युनिकेशन। यहाँ पे बोला गया है अपील्स और रिप्रेजेंटेशंस जो होते हैं वो कौन से कम्युनिकेशन में यहाँ पे किए जाते हैं। देखिए, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात है। अपील कौन करता है, अपील करता है लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक हम अपील करते हैं, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अपील का क्या मतलब है,
जैसे आप कहते हो कि अगर आपने काफ़ी टाइम यहाँ पे काम कर लिया तो आप चाहते हो कि आपकी सैलरी भी यहाँ पे इंक्रीज हो, तो उसके लिए अपील करते हो, आप एक रिक्वेस्ट करते हो कि हमारी जो सैलरी है उसको इंक्रीज किया जाए, आपने इंक्रीमेंट अभी तक दिया नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन आप लोअर लेवल से अपर लेवल तक, जो मैनेजमेंट तक है उस तक यहाँ पे करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। द स्टडी ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू टच, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हम कम्युनिकेशन का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि हम वर्डिंग में ही बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, कभी हमने हाव भाव से भी करते हैं और टच के माध्यम से भी करते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, किसी एम्प्लॉय को अप्रिसिएट करने के लिए उससे कम्युनिकेशन डायरेक्टली हम जाके नहीं बोलते हैं, उसके पास में जाते हैं और उसकी पीठ को थपथपा देते हैं। तो इससे होता क्या है, ये कम्युनिकेशन हो गया एक तरह से, हाँ यू आर डूइंग वेरी वेल जॉब, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसको बोला क्या जाता है, क्रोनोमिक्स बोलते हैं, हैप्टिक्स बोलते हैं, प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं या सिमेंटिक्स बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है हमारा हैप्टिक्स। जब भी हम क्या करते हैं, किसी टच के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस को करते हैं तो उसको हैप्टिक्स बोला जाता है। बाकी जो ऑप्शन है उसके भी क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। हैप्टिक्स इसका राइट आंसर होगा। द फॉलोइंग इज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे वर्बल के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, सॉरी कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है वर्बल, एक होता है हमारा नॉन वर्बल। वर्बल उस केस में होता है जिसमें हम वर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है, हमारा चाहे वो आपका ओरल हो या आपका रिटन हो, वो दोनों वर्बल में आएगा क्योंकि हम उसमें वर्डिंग का यूज कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड नॉन वर्बल वो कंडीशन होती है जिसमें हम वर्डिंग यूज नहीं करते, बल्कि अपने एक तरह से हाव भाव का यूज करते हैं, अपने हैप्टिक्स का यूज करते हैं, अपने जो अलग अलग हमारे पास एक तरह से बॉडी के वो पार्ट्स हैं उनका हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे आंखों से गुस्सा दिखाना है या हमें अप्रिसिएट करना है या हम स्माइल करना है, तो ये सब चीज़ें हमारी नॉन वर्बल क्यूज में आ जाती हैं और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से हैं इसमें। देखिए, फेशियल एक्सप्रेशन आपका नॉन वर्बल है, अपीयरेंस आपका नॉन वर्बल है, पोस्चर भी आपका नॉन वर्बल है। क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन कौन सा, मैंने जैसे आपको बताया कि आप हंस दिए, जैसे कि आपने किसी से बात करी तो आप उससे सहमत हो तो आप क्या करोगे, स्माइल पास करोगे। बट आप उससे डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, उससे एग्री नहीं हैं आप, तो उस केस में आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा आपके चेहरे पे अलग से भाव आ जाएंगे। और अपीयरेंस का क्या मतलब है, अपीयरेंस का मतलब ये है कि अगर किसी के आने से, ठीक है, कोई अगर आपका बॉस वहाँ पे आ जाता है तो इसका मतलब एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है वहाँ पे कि आप तुरंत काम करने लग जाते हो बिना कुछ बोले ही, तो वो भी एक अपीयरेंस हो जाता है। और पोस्चर होता है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारी बहुत सारी चीज़ों को कह जाता है। हम कभी कहीं पे जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज ही काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बयां कर देती है, दैट इज कॉल्ड पोस्चर। तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग डैश। कम्युनिकेशन हमारा जो प्रोसेस है वो किस चीज़ को इम्पार्ट करता है, किसको यहाँ पे कंप्लीट करता है, जो गैपेज है कौन सा गैपेज यहाँ पे फुलफिल करता है, ट्रेनिंग को, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को या मैसेज को। तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्मेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ ट्रेनिंग को हम कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग का पार्ट है, बट ट्रेनिंग इज़ द नॉट अल्टीमेट टास्क ऑफ इम्पार्टिंग कम्युनिकेशन। तो इन्फॉर्मेशन आपका सही हो जाएगा, और नॉलेज और मैसेज ये दोनों आपके जो है इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड रहती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर न्यूमैन एंड समर, ये न्यूमैन और समर आपके दो जो ऑथर हैं, उन्होंने कम्युनिकेशन को एक एक्सचेंज ऑफ बोला है। क्या बोला है, एक्सचेंज ऑफ क्या, आइडियाज़ है, फैक्ट्स है, ओपिनियन है, इमोशन है, क्या। तो इसके अंदर आपके तीनों चीज़ें सही हैं। इन्होंने अपने डेफिनेशन में बताया है कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियन एंड इमोशंस। तो सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द ग्रेप वाइन एज ए कम्युनिकेशन पैटर्न। ये ग्रेप वाइन वाला तो मैंने बहुत बार आपको करवा दिया है, तो ये आप समझ गए होंगे ये किस तरह का होता है, आपका इनफॉर्मल नेचर का आपका कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव वेज की बात करी है। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, रिटन होता है या ऑल ऑफ दी अबव होता है। देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन के अपने अपने हर एक प्रकार के अपने अपने कम्युनिकेशन के मेरिट भी हैं और डिमेरिट भी हैं, बट यहाँ पे बोला है कि सभी में कंपैरिजन करके एक मोस्ट इफेक्टिव वेज में कौन सा कम्युनिकेशन किया जाता है, तो वो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। क्योंकि वर्बल आपका क्या है, वर्बल आपका ओरली भी हो सकता है और आपका रिटन भी हो सकता है। और अगर आपने ओरली आपने कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन किया है तो वो एक तरह से परमानेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ों में हो सकता है अगर आपका ज़्यादा
बड़ा आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन का, तो हो सकता है कि आपने जो कम्युनिकेट किया है वो सामने वाला भूल जाए, तो वो उस केस में वर्बल आपका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। नॉन वर्बल तो आपको पता है इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसके डिमेरिट्स में अभी देखेंगे हम क्या डिमेरिट्स हैं इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह से आपका सिमेंटिक बैरियर आ जाते हैं। यानी कि सिमेंटिक का क्या मतलब है कि अगर आप कुछ और बोल रहे हैं और उसका मतलब कुछ और समझा जाता है, तो ये भी आपका एक तरह से मोस्ट इफेक्टिव नहीं है। बट रिटर्न जो कम्युनिकेशन है इसके अंदर सारी चीज़ें विथ प्रूफ रहती हैं। अगर आपने किसी को कम्युनिकेशन किया है तो आप रिटर्न में भी उसको कम्युनिकेट करके वो जो प्रूफ है उसको दे रहे हैं, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी ये एक तरह से बेनिफिट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन 3 to 12 पीपल हु शेयर ए कॉमन गोल, ए सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड हु अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस वन अनदर इन नॉलेज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है, एक डेफिनेशन दी गई है और ये डेफिनेशन किससे रिलेटेड है, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। एक तो आपका है इंटरेक्शन बिटवीन 2 से आपका 12 पीपल, यानी कि 2 से लेके 12 लोग के बीच में, यहाँ पे एक एवरेज नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। दूसरी चीज़, इंटरेक्शन तो होता है और इनका गोल भी यहाँ पे कॉमन होता है, और सेंस ऑफ कमिटमेंट भी ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से सेंस ऑफ कमिटमेंट भी इनका एक तरह का सेम होता है, और ये एक दूसरे को अपनी एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो इसको बोलेंगे क्या, बिजनेस कम्युनिकेशन बोलेंगे, स्मॉल ग्रुप बोलेंगे, या पर्सनल कम्युनिकेशन, या रेटोरिकल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर बनेगा हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर आप कहीं पे बस स्टॉप पे जाते हैं तो बस स्टॉप पे काफ़ी भीड़ रहती है, ठीक है। तो उस केस में आप बोलेंगे कि क्या ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, क्या ये आपका लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट बन सकता है, तो ये नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला गया, गोल भी आपका सेम होना चाहिए और आप एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी होनी चाहिए। वहाँ पे भीड़ तो है, भीड़ डजन मैटर, ठीक है, भीड़ से मैटर नहीं है यहाँ पे है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका एक गोल है, सभी जो मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, और साथ ही जो आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं उससे एक बंदा दूसरे बंदे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो इसमें अगर लार्ज ग्रुप है तो लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन, अगर स्मॉल ग्रुप है तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पे 12 लोग तक की बात करी है, तो दैट्स वाई इट इज़ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिकेशन इज ए। अब कम्युनिकेशन आपका क्या है, एक 1 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, 3 वे प्रोसेस है, 4 वे प्रोसेस है। तो ये आपका 2 वे प्रोसेस होता है। 2 वे प्रोसेस का सेंस क्या है कि अगर आप देखिए यहाँ पे पार्टी क्या क्या होते हैं, एक तो आपकी पार्टी होती है सेंडर, ठीक है। सेंडर क्या इनकोड करता है, मैसेज इनकोड करता है, किसके थ्रू, चैनल्स के थ्रू, और उसके बाद क्या होती है, डीकोडिंग होती है, और डीकोडिंग के बाद क्या होती है, फीडबैक यहाँ पे मिलता है। तो ये आपका 2 वे प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ चलते रहता है, ये पूरा साइक्लिक नेचर का होता है, और ये कंप्लीट तब होता है जब आपको फीडबैक यहाँ पे मिल जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका 2 वे कम्युनिकेशन। एक तरह से तो आपके कम्युनिकेशन किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैसेज आपने कन्वे करना था अपने फ्रेंड्स को, तो आपने क्या किया, मैसेज को इनकोड किया और अपने मैसेज वो मेल करके आपने भेज दिया अपने फ्रेंड को। तो जब तक वो यहाँ पे कंफर्मेशन ना दे दे कि हाँ मेरे को आपका मैसेज मिल गया है, तो वो मैसेज कंप्लीट ही नहीं हुआ, कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब वो फीडबैक दे देगा तो वापस उसने आपको कम्युनिकेशन किया, दैट्स वाई इट इज़ 2 वे कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों तरफ का कम्युनिकेशन ये होता है, ठीक है। ये प्रोसेस याद कर लेना, 2 वे कम्युनिकेशन। द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कौन सी लैंग्वेज से आपका जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिस्ट से बना हुआ है। और ये कम्युनिस्ट वर्ड आपका जो है कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है, ग्रीक से, लैटिन से, चाइनीज से, या इंग्लिश से। तो इसको लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से यहाँ पे बेसिकली ड्राइव किया गया है। और जो मैक्सिमम है, ज़्यादातर जो वर्ड है हमारे लैटिन और ग्रीक से ही यहाँ पे निकले हैं, ज़्यादातर लैटिन से निकले हैं। कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको 89% एक तरह से मान लो कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, वहाँ पे लैटिन, ग्रीक ये सब कुछ दिया हुआ है, तो अगर ब्लाइंडली आपको कोई ऑप्शन चूज करना है तो आप लैटिन वहाँ पे चूज कीजिए, क्योंकि 70 से 80% जो वर्ड पूछे जाते हैं वो लैटिन वर्ड से रिलेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। पोस्टर्स फेल अंडर विच कम्युनिकेशन, यहाँ पे बोला गया है कि जो हम पोस्टर लगाते हैं, जैसे अलग अलग आपने देखा होगा कि जो एक तरह से अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं अपने वो प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट के लिए या एक तरह से पब्लिसिटी के लिए। तो वो पोस्टर आपके कौन से टाइप के कम्युनिकेशन में आता है, ओरल में आता है,
विजुअल में आता है, रिटन में आता है, स्पोकन में आता है। तो ये आपका विजुअल टाइप का कम्युनिकेशन होता है। ओरल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पोस्टर आपकी बातें थोड़ी करती हैं, ठीक है ना। और रिटन भी है, बट रिटन के साथ साथ आपका क्या है, ये विजुअल भी है, आपको दिख रहा है पोस्टर इन द सेंस या उसमें प्रोडक्ट भी बना हुआ है। आप जैसे आप देखते हो डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक्स के ऐड आप देखते हो, वहाँ पे पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर बने होते हैं, तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए उस प्रोडक्ट का फोटो भी होता है, साथ में जो आपके सेलिब्रिटी है उसकी भी फोटो होती है। तो एक तरह से ये विजुअल का केस हो जाता है, जिसमें आपका जो एक तरह से इलिटरेट पर्सन भी उसको काफ़ी ईजिली यहाँ पे समझ सकता है कि ये किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो ये आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा विजुअल टाइप का कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन दी डैश इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीजिएट फीडबैक। यहाँ पे इमीजिएट फीडबैक की बात करी है। इमीजिएट फीडबैक का क्या मतलब है कि तुरंत आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है। अगर आप कहीं पे कम्युनिकेशन कर रहे हो तो 2 केसेज बन सकते हैं, 3 केसेज बन सकते हैं बेसिकली। कहीं पे आपको फीडबैक मिला ही नहीं, कहीं पे आपको इनडायरेक्ट मतलब काफ़ी टाइम बाद फीडबैक मिलता है, और कहीं पे आपको इमीजिएट फीडबैक मिलता है। इमीजिएट फीडबैक का एक सीधा सा एग्जांपल होता है आपके क्लासरूम कम्युनिकेशन। कहीं पे आप क्या करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो क्लास में, तो उस केस में आपको तुरंत यहाँ पे फीडबैक मिलता है, ठीक, उसको इमीजिएट फीडबैक बोलते हैं। तो बिजनेस के केस में अलग अलग यहाँ पे वेज दिए गए हैं। आपको लेटर होता है, टेलीफोन, ईमेल या फैक्स। इनमें से कहाँ पे आपको इमीडिएट फीडबैक मिलने के चांसेस होते हैं? तो सीधी सी बात, आपको टेलीफोन पे इमीडिएट फीडबैक मिलता है, क्योंकि आप किसी को फ़ोन करते हो तो तुरंत जो कम्युनिकेशन आपने करनी है, जो मैसेज को आपने कन्वे करना है वो आपने बता दिया, तो जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी वहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इस केस में लेटर के केस में तुरंत नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तक लेटर आपका पोस्ट होगा और सब कुछ चेक होगा उसके बाद काफ़ी 8-10 दिन बाद ये टाइम पीरियड इसका लगेगा। ईमेल में भी तुरंत नहीं मिल सकता, क्योंकि ईमेल में आप जैसे ही मैसेज करोगे, कम से कम बंदा जरूरी थोड़ी है तुरंत आपका ईमेल देखने के लिए बैठा हुआ है, तो काफ़ी टाइम बाद भी उसका ईमेल जो है चेक कर सकता है। और फैक्स का भी सेम केस है। बट टेलीफोन आपका क्या है, एक तरह से वन टाइम पे आप क्या है, दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें, तो इसलिए यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक होता है, जहाँ पे दोनों पार्टी एक्टिवली जो है कंबाइंड होती है एक साथ एक एक्टिविटी के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फॉर्मेशन द रिसीवर गेट्स इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है जो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को मिलती है उसको क्या कहा जाता है? मैसेज कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं या सोर्स कहते हैं? जो रिसीवर को जो मिलता है उसको बोलते हैं हमारे मैसेज, क्योंकि मैसेज ही यहाँ पे इनकोड किया जाता है और इस केस में जो उस पर पहुँचेगा वो मैसेज ही पहुँचेगा। इनपुट और आउटपुट तो आपका एक तरह से इनकोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट हो गया, और सोर्स का हो गया जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन को इनकोड किया है, ठीक है। आपने क्या किया, सेंड करने के लिए इन्फॉर्मेशन भेजी, तो आप क्या करोगे, पहले सोर्स से इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे, उसके बाद उसको इनकोड करोगे और मैसेज के थ्रू उसको एक तरह से मीडियम में उसको डालने के बाद वो डिकोड किया जाएगा। तो मैसेज ही जो है वो वहाँ तक पहुँचेगा जिसको आप कम्युनिकेशन प्रोसेस में लाना चाहते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर मास डैश एंड मास डैश। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको चूज करने हैं कि ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन आपका क्या है, मोस्ट सुटेबल फॉर किस चीज़ के लिए है, पब्लिसिटी एंड एजुकेशन के लिए, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल के लिए, सेव एंड स्टोर के लिए, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल के लिए। तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल जो है आपके सबसे बढ़िया है, आपके जो ऑप्शन नंबर ए है आपका पब्लिसिटी और एजुकेशन के लिए। क्योंकि किसके पब्लिसिटी के लिए, मास की पब्लिसिटी के लिए। क्योंकि ऑडियो विजुअल का क्या मतलब है कि जैसे आपने टीवी है, टीवी पे आप क्या देखते हो, ऐड देखते हो, तो वो मास कम्युनिकेशन के लिए है, यानी कि आपके कन्वे किया जा रहा मैसेज एक जो सेंडर है उसके द्वारा पूरे जो पॉपुलेशन है उसको एक मैसेज कन्वे किया जाना, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। और उसमें आप क्या पब्लिसिटी हो जाती है। और दूसरा एजुकेशन के लिए भी, अगर आप कोई चीज़ आपको हमें जैसे कोरोना वैक्सीन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार बोलते हैं कि वैक्सीनेशन कीजिए, फ्री है फ्री है फ्री है। तो इस मैसेज को पब्लिक को एजुकेट करने के लिए किसके थ्रू लाया गया, जैसे आपके ऑडियो विजुअल हो गया, जो टीवी के माध्यम से लाया गया, इंटरनेट के माध्यम से लाया गया, तो अलग अलग जो चैनल्स हैं उनके थ्रू इस मैसेज को यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है मास में। तो इसको लिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। पब्लिसिटी और एजुकेशन के लिए मोस्ट सुटेबल है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें जो है ना आपके इलिटरेट पर्सन भी हैं, लिटरेट पर्सन भी हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी अभी भी इलिटरेट है। तो इस केस में ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। जिसको पढ़ना नहीं आता तो वो विजुअलाइज कर सकता है, एक तरह से ऑडियो सुन सकता है, और जो ऑडियो और वीडियो दोनों देखता है वो तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस जो कम्युनिकेशन प्रोसेस, इस कम्युनिकेशन टूल को होल मास को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके किया जाता है। इसके आज जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं इसमें काफ़ी अभी आपको लास्ट में कुछ
हायर लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कॉग्निटिव लेवल आपका ज़्यादा लगेगा, अलग अलग ऑप्शंस को चूज करने पड़ेंगे, क्योंकि सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस ये आपका एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, बट एक आप उससे अच्छी तैयारी करेंगे तो आपके लोअर लेवल के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, लास्ट में आपको अभी 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके यूजीसी नेट के जो लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा इज फॉलोड बाय, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है वो किससे फॉलोड होता है, यानी कि किस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा जैसे आपने कर लिया उसके बाद कौन सा स्टेप यहाँ पे रहता है। तो इसके अंदर आपको रिकमेंडेशन देने होते हैं, सजेशन होता है, कंक्लूजन होता है, कंप्लेंट होता है। तो जब भी आप इंटरप्रिटेशन करोगे उसके बाद आप सजेशंस भी यहाँ पे डालते हो, क्योंकि कोई भी आप रिसर्च करोगे, किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हो, आप कोई रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करते हो, अपने डेटा को इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रेट करने के बाद अपने खुद का सजेशन भी देते हो कि इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ग्रे कलर रेफर्स, यहाँ पे ग्रे कलर किसको रेफर करता है, कॉन्फिडेंस एंड विजडम को, चेयरफुल एंड विगर को, लाइफ एंड कूलनेस को, या डेंजर को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉन्फिडेंस एंड विजडम आपका राइट आंसर बनेगा। जो ग्रे कलर है वो आपका कॉन्फिडेंस और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जिट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन एन एम्प्लॉई डैश द ऑर्गेनाइजेशन एंटर इनटू, यानी कि सॉरी एंटर इनटू आपका जो ऑप्शन है वो है, यहाँ पे पूछा गया है कि एग्जिट कम्युनिकेशन कब यहाँ पे होता है, जब कोई जो एम्प्लॉई है वो एंटर करता है, या लर्निंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन होता है, या बोथ ए एंड बी। तो ये आपका देखिए एग्जिट कम्युनिकेशन से यहाँ पे कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। जब भी कोई एंटर करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ पे एग्जिट कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, एंटर इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन साइकिल द प्रोसेस ऑफ द रीट्रांसलेशन ऑफ सिग्नल्स इनटू डील्स इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है आपका कि जब भी क्या होता है आपके कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर रीट्रांसलेशन किया जाता है सिग्नल्स का, तो इसको क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं, या फीडबैक कहते हैं। यहाँ पे बात करी गई है ट्रांसलेशन की बात नहीं की गई है, रीट्रांसलेशन की बात करी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही बनेगा, क्योंकि ये फीडबैक के केस में होता है, सॉरी डिकोडिंग के केस में होगा, क्योंकि आप रीट्रांसलेट कर रहे हो। हाँ, रीट्रांसलेशन का क्या मतलब है, आपने एक बार तो आपने क्या किया, सेंडर ने डेटा को क्या किया, ट्रांसलेट किया, और उसको मीडियम में कन्वर्ट करने के बाद उसको मैसेज को भेज दिया। तो उसको रीट्रांसलेट करके कौन यहाँ पे करेगा, तो उसको डीकोडिंग यहाँ पे बोला जाएगा। और डीकोडिंग के केस में डीकोडिंग का जनरल सा एक स्टेप होता है, बट यहाँ पे बोला है रीट्रांसलेशन, ठीक है। और रीट्रांसलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे डीकोडिंग भी बोलते हैं। तो डीकोडिंग के केस में वो क्या करेगा, मैसेज को दोबारा से अपने ढंग से उसको ट्रांसलेट करेगा, उस मीनिंग को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर बिना वर्ड्स के कम्युनिकेशन किया जाता है। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, रिटर्न, ओरल या नॉन वर्बल। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, डिफरेंट टाइप के जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनके थ्रू आप यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हो, जैसे आइज़ के थ्रू या स्माइल्स के थ्रू, हैप्टिक्स के थ्रू, और अलग अलग जो आपके क्यूज़ हैं तो उनके थ्रू आप कम्युनिकेशन की प्रोसेस का करते हैं। तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, यहाँ पे जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे पर्सन की बात करी गई है तो चैनल और रिस्पॉन्स तो आपका कट हो जाएगा। सेंडर है या रिसीवर है, तो सेंडर ही आपका क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करता है, यानी कि वो चैनल में मैसेज को यहाँ पे एक तरह से समायोजित करता है, इसको बोलते हैं मैसेज को ट्रांसमिट करना। तो आपका सेंडर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। डैश डिस्क्राइब्स ऑल फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट आर नॉट वर्बल, यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मेथड है वो आपके कम्युनिकेशन के सभी फॉर्म्स को डिस्क्राइब करता है जो आपके वर्बल नेचर के नहीं हैं, यानी कि ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोसोडी बोलते हैं, वोकैलिक्स बोलते हैं, हैप्टिक्स बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है पैरा लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पैरा लैंग्वेज का एक फंडा होता है कि आपको इट डजंट मैटर कि आप कैसे क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट ये मैटर करता है कि आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हो। पैरा लैंग्वेज में सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। किसी भी मैसेज को जो आपने दिया वो मतलब नहीं है कि आपने क्या मैसेज दिया, ये मतलब करता है कि आपने कैसे मैसेज दिया। उसका मीनिंग जो डिकोडिंग होगी वो उसका यहाँ पे इफेक्ट इस बात पे पड़ेगा कि मैसेज को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो इसको बोलते हैं आपके पैरा लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा।
नॉर्मली कम्युनिकेशन इज डैश वेर इन द इंफॉर्मेशन और मैसेजेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पे बोला गया है कि जब भी आप क्या करते हो, दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी कि एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन, इसकी एक ही आँख बन गई, इसकी दो आँख बनाते हैं, ये दूसरा पर्सन है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मैसेज का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि जिसको हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन या इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। इस केस में होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब भी आप क्या करोगे, अपने से अलग, मतलब दो बंदों के बीच में, दो या दो से ज़्यादा के बीच में होगा तो वो इंटरपर्सनल हो जाएगा। ठीक है, अपने खुद के साथ होगा तो वो इंट्रापर्सनल में आ जाता है। ओके, और जब एक बंदा, मतलब एक डिपार्टमेंट पूरे होल कम्युनिटी के साथ में यहाँ पे कम्युनिकेशन करता है तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। इट डैश कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर। यहाँ पे बोला गया है कि क्या कनेक्ट करता है सेंडर को रिसीवर से, चैनल करता है, नॉइज करता है, कम्युनिकेशन करता है या फीडबैक करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चैनल। जो भी आपका चैनल होता है, आपका जो कम्युनिकेशन का चैनल है, जिस चैनल के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो वही तो आपका कनेक्ट करेगा। यहाँ पे ए और बी हैं दो लोग, तो वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसके द्वारा, टेलीफोन के द्वारा। जो तो टेलीफोन है वो आपका क्या बन गया, एक तरह से चैनल बन गया, और इस चैनल, ये टेलीफोन ही आप दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो दैट्स वाई ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इन द यूजेज ऑफ द वर्ड्स मे बी ए सीरियस बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बैरियर की बात आती है, कम्युनिकेशन क्या है, कैसे, हमने सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पे बैरियर क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए, बैरियर मतलब है कि जो आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस स्मूथली चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस होना। ठीक है, उसमें रुकावट होना किसी न किसी तरीके से। ये बैरियर अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है ये कौन सा बैरियर है, जो वर्ड्स, यूजेज ऑफ वर्ड्स आपका जो है, गलत जो वर्ड्स यूज किए हैं वो आपके बैरियर बनेंगे। डिस्टर्बेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिसऑर्डर है, डिस्टॉर्शन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी डी सही बनेगा। डिस्टॉर्शन, जो आपका गलत वर्ड आपके यूज किए उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन में बैरियर आए उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ अस यूज डैश एंड डैश इन एडिशन टू वर्ड्स देन वी स्पीक। यहाँ पे बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। मोस्ट ऑफ अस यानी कि हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कौन से कम्युनिकेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि मोस्ट ऑफ यूज डैश एंड इन एडिशन टू वर्ड्स व्हेन यू स्पीक। यहाँ पे बोला गया है कि हम जो वर्ड्स हम बोलते हैं उसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन में। तो वो चीज़ें क्या है, वर्ड्स एंड गेस्चर है, गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर है, पोस्चर एंड आई गेजिंग है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाली स्थिति में करते हैं, गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। क्योंकि इन एडिशन तो बोला है, यहाँ पे बोला है कि जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी अपने पढ़ाने के स्टाइल में भी कर रहा हूँ, तो वो एक्टिविटी क्या करेगी हमारी, इन एडिशन टू वर्ड्स आ जाएगा। हम जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, बट उसके अदर जब भी हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हम हाथों से एक तरह से इशारा करते हैं, और उसके अलावा हम अपने वॉइस की मॉड्यूलेशन करते हैं, उसके अलावा हम और चीज़ें भी करते हैं, तो ये आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, हमारी गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज में आती हैं, जो कि इन एडिशन यूज होती हैं वर्ड्स के साथ में, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के यहाँ पे पैरेलल में यूज होती हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री हम इसको बोल सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का। अब है डायलॉगिक लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एट। यहाँ पर डायलॉगिक लिसनिंग आपके किस नाम से और जानी जाएगी, थेरेपेटिक, एप्रिसिएटिव, रिलेशनल या इवेल्यूटिव। तो आपका डायलॉगिक जो लिसनिंग है वो एप्रिसिएटिव नेचर का होता है, यानी कि एप्रिसिएटिव इसको बोला जाता है। क्योंकि जब भी आप क्या करते हो, किसी को आपको एप्रिसिएट करना, अपने कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो गई, उसके बाद आप क्या करते हो, किसी चीज़ के लिए आप एप्रिसिएट करते हो। फॉर एग्जांपल फीडबैक ही हम ले लेते हैं, तो इसमें डायलॉग होता है, यानी कि इसमें बातचीत होती है। तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को एप्रिसिएट करते हैं तो उसमें हमें डायलॉग बोलने पड़ते हैं, यानी कि वर्ड हमें यूज करने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी आपका सही होगा, एप्रिसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन TQM। TQM का फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। TQM का फुल फॉर्म क्या है, टीम क्वालिटी मैनेजमेंट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजर या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, शायद ऑप्शन नंबर बी और डी सेम हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। इसका सही आंसर आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी भी यही है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो TQM का फुल फॉर्म ये होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सेंड टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल वेयर एज डैश मे बी मेंट फॉर जनरल पब्लिक। यहाँ पे बोला गया है कि क्या कौन सा ऐसा जो कम्युनिकेशन का जो टूल है उसके थ्रू कौन से ऐसी है जो स्पेसिफिक ग्रुप को भेजा जाएगा, स्पेसिफिक ग्रुप को किससे कम्युनिकेट किया जाएगा, और जो जनरल पब्लिक है उसको किससे कम्युनिकेट किया जाएगा। पहले में क्या आएगा, नोटिस मेमो आएगा, मेमो सर्कुलर आएगा, नोटिस सर्कुलर आएगा, या सर्कुलर और नोटिस आएगा। देखिए कभी भी जो होता है जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजा जाएगा उसको हम बोलते हैं सर्कुलर, और जो जनरल पब्लिक को भेजा जाता है उसको बोलते हैं नोटिस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही बनेगा इस केस में, क्योंकि सर्कुलर का क्या मतलब है, सर्कुलर का मतलब एक तरह से हो गया आदेश किसी के लिए। जैसे आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है हमारे अदर जो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं या उनके लिए सर्कुलर जारी करेगा। उनको जो अगर कोई ऑर्डर देना है किसी से रिलेटेड तो वो सर्कुलर यहाँ पे जारी करेगा। बट किसी अगर कमर्शियल बैंक को जनरल पब्लिक को कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, नोटिस यहाँ पे जारी करते हैं, जो बेसिकली आपके न्यूज़पेपर में भी निकल के आता है। तो वो सारी हमारे नोटिस के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन इंश्योर्स डैश एंड डैश। यहाँ पे देखिए ओरल कम्युनिकेशन क्या इंश्योर करता है आपका, क्या दो चीज़ें इंश्योर करेगा। पहला है फ्लुएंसी एंड स्पीड, एडिक्वेट अटेंशन इमीडिएट रिस्पॉन्स, स्पीडी इंटरेक्शन इमीडिएट रिस्पॉन्स, या स्पीड या अटेंशन। यहाँ पे देखिए जो ओरल कम्युनिकेशन है वो दो चीज़ें इंश्योर करेगा, एक तो एडिक्वेट अटेंशन चाहिए और इमीडिएट यहाँ पे क्या है रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन जैसे हमने बात करी, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो उसमें एडिक्वेट अटेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा बात कर रहा है दूसरा अपने में मगन है तो किस बात का कम्युनिकेशन। फिर आपने किसी से बात करी और वो कान में हेडफोन डाल के गाना सुनने में व्यस्त है, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो है आपका एडिक्वेट अटेंशन। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, अटेंशन ध्यान हो गया। इमीडिएट रिस्पॉन्स भी वहाँ पे होता है, अगर आपने किसी से बोला अगर वो एग्री है तो हाँ बोलेगा, एग्री नहीं है तो ना बोलेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल्स हैव फीचर्ड ऑफ द इमीडिएट ऑफ बोथ डैश एंड डैश। यहाँ पे बोला गया है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ईमेल्स के क्या फीचर्स हैं। इसमें क्या रहती है, ईमेल्स में इमीडिएसी रहती है, यानी कि जल्दी क्या मिलता है। इसमें दो चीज़ें, रीडिंग एंड रिसीविंग होता है, राइटिंग एंड सेंडिंग होता है, कॉलिंग एंड रिसीविंग होता है, रिसीविंग एंड सेंडिंग होता है। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो सही बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर आप रिसीविंग और सेंडिंग जल्दी कर पाते हो, क्योंकि देखिए आपका ईमेल ही एक ऐसा जो हम कह सकते हैं, पहले जो लेटर लिखे जाते थे, ईमेल्स पहले चलता नहीं था, तो लेटर्स में क्या होता था, अगर आप लेटर आज दे रहे हो तो उसका पता नहीं कितने दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद, एक महीने बाद तो वो मिलता था। फिर वहाँ से जो लेटर आता था उसका एक महीना वहाँ से लगता था, तो काफ़ी लंबा यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाता था। बट ईमेल जब से आए हैं तो आप तुरंत क्या करते हो, एक सेकंड नहीं, मतलब 2 3 4 5 सेकंड के अंदर आपका मैसेज कहीं से कहीं भी पहुंच जाएगा। वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप वहाँ पे मैसेज भेज भी सकते हो, आप रिसीव भी कर सकते हो। तो ये इमीडिएसी आ गई किस चीज़ में, आपके रिसीविंग और सेंडिंग दोनों में इमीडिएसी आ गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मच डैश कम्युनिकेशन इन द वर्क स्पेस मे ऑल्सो प्रूव डैश इट मे लीड टू नेग्लिजियंस ऑफ वर्क। यहाँ पे बोला गया है कि जब कहीं पे टू मच ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो जाता है, तो उस केस में आपका कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि फिल आउट यहाँ पे भी करना है। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाने पर आपको क्या वर्क प्लेस में क्या मिलता है, एक नेग्लिजियंस ऑफ वर्क मिलता है, यानी कि वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ऑप्शन है आपके फॉर्मल या पॉजिटिव, इनफॉर्मल नेगेटिव, वर्बल पॉजिटिव, नॉन वर्बल नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका क्या रहेगा, ज़्यादा शोर शराबा रहेगा। शोर शराबा क्या आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में रहेगा? नहीं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई कहीं से भी आके कोई भी कम्युनिकेट करता है। तो उस केस में आपका पहला ऑप्शन तो पक्का आपका इनफॉर्मल होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बचता है आपका निगेटिव, क्योंकि जहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो भीड़ भाड़ जमा हो जाएगी और कोई कहीं से भी यहाँ पे कोई प्रोसीजर ही नहीं है कि आपको बात करनी है, कोई किसी की बात काट रहा है, कोई किसी से सहमत है, कोई किसी से नहीं है, तो थोड़ी देर में पता चल रहा वहाँ पे लात घूसे भी चलने लगे। तो ये एक तरह से क्या है आपका निगेटिव निग्लिजियंस हो जाएगा इसका वर्क का, कहाँ, वर्क प्लेस पे। तो इसके केस में आपका ऑप्शन नंबर बी सही बन जाएगा। जब भी आपका क्या है इनफॉर्मल में क्या रहता है कि आपका जो लिमिट है उससे ज़्यादा जब कम्युनिकेशन हो जाए तो गप्पे मारना स्टार्ट कर दे तो फिर काम हो नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। इसको ध्यान से देखना, इसमें प्रोसेस बताई है कम्युनिकेशन की, आपको सही प्रोसेस क्या है। इनकोडिंग होती है, रिसीविंग होती है, मैसेज होता है, रिस्पॉन्स होता है, फीडबैक होता है, सेंडर होता है, या इसके अलावा सेंडर,
इनकोडिंग मैसेज डिकोडिंग रिसीवर रिस्पॉन्स फीडबैक होता है। सेंडर रिस्पॉन्स इनकोडिंग मैसेज, ये आपका इस तरह से आप पढ़ लो सारे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही बनेगा। सबसे पहले सेंडर होता है, वो इनकोड करता है मैसेज को, फिर डिकोड किया जाता है रिसीवर के द्वारा, फिर रिस्पॉन्स आता है और लास्ट में फीडबैक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, इनकोडिंग रिसीविंग, इनकोड कर लिया तो तुरंत रिसीव थोड़ी हो जाएगा, क्या रिसीव किया उसने, मैसेज तो बाद में आया, तो ऐसा नहीं होता, ये गलत है। थर्ड देख लेते हैं, सेंडर रिस्पॉन्स, पहले रिस्पॉन्स कहाँ से आ जाएगा, जब सेंडर ने कुछ भेजा ही नहीं है तो भैया कहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो किसी के मुंह आप खड़े खड़े ऐसे देखे हो, क्या वो तुरंत रिस्पॉन्स दे देगा जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं, तो ये आपका गलत बन जाता है। लास्ट वाला ऑप्शन है सेंडर है डिकोडिंग, अरे भैया पहले ही डिकोड कैसे हो गया जब मैसेज आपने भेजा नहीं है, तो मैसेज आप बाद में भेज रहे हो। तो आपका ऑप्शन नंबर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सही आंसर है वो है आपका बी आंसर। देखिए, मैच द फॉलोइंग बॉडी लैंग्वेज गेस्चर विद दियर मीनिंग्स, ये क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग वाला है, इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा था आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावना है। इसमें आपके सारे जो गेस्चर्स हैं, गेस्चर के फॉर्म है, गेस्चर मैंने आपको बताया ना बॉडी लैंग्वेज की फॉर्म है। तो रोलिंग वंस आइज आपका ए है, एक ऑप्शन है। दूसरा है नोडिंग, तीसरा है आपका क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स, शेकिंग ऑफ लेग्स। देखिए, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आपको दो चीज़ों के बारे में तो पता होगा, दो नहीं तो एक तो आपको ऑप्शन इसमें पता होगा, शेकिंग ऑफ लेग्स। शेकिंग ऑफ लेग्स का क्या मतलब होता है कि जब हम क्या रहते हैं, कहीं पर ही हम घबराहट में रहते हैं तो हम अपने पाँव को हिलाते हैं, एक पाँव ऐसे बैठे होते हैं जब हमारे, तो पाँव हम ऐसे, मतलब जब हम एक तरह से किस में रहते हैं, हम नर्वस रहते हैं, तो उस नर्वसनेस के कारण हम शेकिंग ऑफ लेग्स करते हैं। तो 4 का तो आपका क्या बन जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, 4 का तो ए बन जाएगा आपका। और दो ऑप्शन में आपका 4 का ए है। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। इसमें एलिमिनेशन का आपको जो मेथड है वो यूज करना पड़ता है। आपको सारे ऑप्शन पता होना जरूरी नहीं है, आपको 2-3 ऑप्शन भी पता है तब भी आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए सीधे सीधे, ठीक है, 4 का तो ए है। अब देखिए, क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स क्या होता है, आप जब भी क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स करते हो तो इसका मतलब है कि आप क्या करते हो, डिफेंसिव हो आप इसको समझ लो ऐसे कि जो जिम में क्या करते हैं, क्रॉसिंग अपने आर्म्स को ऐसे क्रॉस करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने एक तरह से बाइसेप्स उनको दिखाने की कोशिश करते हो, तो एक तरह से डिफेंसिव आप मान लो अपने आप को, ठीक है। तो याद करने के लिए थर्ड का आपका डी हो जाएगा, तो थर्ड का आपका डी कौन से वाले ऑप्शन में है, सी वाले में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो सही जो आपका जो आंसर बनेगा सी वाला बनेगा, एक का बी बनेगा। एक का रोलिंग वंस आइज आपका एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा, और दूसरा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है आपका नोडिंग वाला है, उसका सी ऑप्शन बनेगा, यानी कि कन्फर्मेशन का। और तीसरा आपका जो है क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स मैंने डिफेंसिव का बता दिया, शेकिंग ऑफ लेग्स आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। वन ऑफ द ग्रेट टूल्स दैट आर यूज टू हैंडल कंप्लेनिंग कस्टमर्स इन द टेक्निक्स ऑफ द ब्लास्ट। अब यहाँ पे देखिए, एक ब्लास्ट जो है टेक्निक होती है जिसका एक्रोनिम आपसे पूछा गया है ब्लास्ट टेक्निक का। ये ब्लास्ट टेक्निक कब यूज किया जाता है, आपको जब भी आप क्या करते हो, कंप्लेन कस्टमर्स की कंप्लेन को यहाँ पे हैंडल करते हो, तो उसमें ब्लास्ट टेक्निक को यूज किया जाता है। इसका एक्रोनिम आपसे पूछा गया है, क्या होगा, बिलीव लिसन अपोलाइज सेटिस्फाई ट्रीट, बिलीव लिसन अपोलाइज सजेस्ट थैंक, बिलीव लिसन अपोलाइज सेटिस्फाई थैंक, बिलीव लिस्ट अपोलाइज सेटिस्फाई या थैंक। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका बिलीव, यानी कि बिलीव आप क्या करते हो, किसी कोई भी अगर आपको एक तरह से हैंडल करते हो आप कंप्लेन, तो उसके लिए आपको क्या, उनको कस्टमर को आप पे बिलीव होना चाहिए, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कस्टमर ये को ये लगना चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। लिसन का क्या मतलब है, उनकी प्रॉब्लम को आप एक तरह से ध्यान दे रहे हो, सुन रहे हो। अपोलाइज का मतलब, अपोलोजाइज का मतलब हो गया कि आप माफ़ी मांग रहे हो, कोई भी आपने अगर गलत यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं या कुछ आपसे गलतियाँ हो गई हैं तो उसके अपोलोजाइज आपको करना पड़ेगा। सेटिस्फाई, अगर आपका एक तरह से कस्टमर आपकी जो कंप्लेंट है उसके रजिस्ट्रेशन के बाद या उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के बाद सेटिस्फाई है या नहीं, लास्ट में थैंक, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है आपका ब्लास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे बोला गया है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। मैंने सारी अलग अलग क्वेश्चन ना बना के इसको मैंने सारा एक ही में डाल दिया है, तो आप ऑप्शन को देख सकते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। पहला है इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ओरल कम्युनिकेशन में आपकी पॉसिबिलिटी है इमीडिएट जो रिस्पॉन्स की। इफ़ वन वांट्स टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन वन शुड बी इगोस्टिक, क्या यहाँ पे ये होना चाहिए कि अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो इगोस्टिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इगोस्टिक
की कोई कंडीशन नहीं है, इगोस्टिक होगा तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होने की जगह इनफेक्टिव भी हो सकता है। थर्ड है ओरल कम्युनिकेशन ऑलवेज सेव्स टाइम, ऑलवेज जहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अगर यहाँ पे आता कि ओरल कम्युनिकेशन यूजुअली सेव्स टाइम तो हम सही इसको कर देते, ऑलवेज के केस में नहीं आएगा। और ज़रूरी नहीं है, कभी क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन हमारा रिटर्न से ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से टाइम ले लेता है, क्योंकि हम बेसिकली जनरल वे में हम देखते हैं तो ओरल ज़्यादा हमारा टाइम सेवर है। बट यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है आप दो लोग बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड ने आपको कोई मैसेज कन्वे करना है और आप मैसेज की जगह पे पहुँच गए कहीं और ही, ठीक है, लद्दाख वद्दाख घूमने की बातों पर पहुँच गए, शिमला विमला सब जगह घूम गए बातों में, तो सुबह से शाम हो गई, तो क्या ये सेव टाइम करेगा आपका? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑलवेज नहीं होता, ओकेजनली होता है, या आपका जनरली बोल देता, कुछ और बोल देता तो सही हो जाता। और नेवर लीव ए कॉलर ऑन होल्ड, ये आपका सही बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो बनेंगे कौन से बनेंगे, जो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा, ठीक है, इस केस में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ देम आर टाइप्स ऑफ द लिसनिंग। इसमें बोला गया है कि कौन से यहाँ पे लिसनिंग के टाइप हैं, अलग अलग यहाँ पे टाइप दिए गए हैं लिसनिंग के, और इसमें बोला गया है इसमें कौन से आपके हैं, कंप्रहेंशन लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, इवेलुएट लिसनिंग और इंटेंसिव लिसनिंग। अब इसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो है कंप्रहेंशन लिसनिंग, ये पार्ट होता है, क्रिटिकल लिसनिंग भी पार्ट होता है, इवेल्युएट लिसनिंग भी होता है, बट इंटेंसिव लिसनिंग का पार्ट नहीं होता है। इंटेंसिव जो होती है रीडिंग का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 1 2 3 वाले आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है SQ3R टेक्निक ऑफ द रीडिंग स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे बोला SQ3R, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू। सर्वे क्वेश्चन ये आपका सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। इसमें आ जाएगा सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द देम इज टाइप ऑफ द रीडिंग। यहाँ पे देखिए पिछली बार था आपका लिसनिंग का, अभी आ गया रीडिंग का। एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, इवेल्युएटिव रीडिंग भी होता है आपका, इंटेंसिव रीडिंग भी आपका होता है, स्कैनिंग आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। तो 1 2 4 आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 1 3 4 इवेल्युएटिव रीडिंग, यहाँ पे बी गलत आ गया है, इसकी जगह पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, 1 2 4। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन वी रीड शॉर्टर टेक्स्ट लाइक रिसर्च पेपर फॉर स्पेसिफिक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वी रीड स्लोली एंड विद ए लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हमारा हो गया रिसर्च पेपर होता है या कोई और इन्फॉर्मेशन होती है, थेसिस होती है, कुछ भी होता है हमारा, शॉर्टर टेक्स्ट की बात की गई है तो रिसर्च पेपर को लेके ही चल लेते हैं। तो उसको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ लिया कोई इस तरह का, तो उसको उस रीडिंग को कौन सी रीडिंग कहा जाएगा, इंटेंसिव कहा जाएगा, एक्सटेंसिव कहा जाएगा, डिटेल कहा जाएगा, शॉर्ट कहा जाएगा। तो उस तरह की जो रीडिंग होती है उसको कहते हैं इंटेंसिवली जब हम पढ़ते हैं, यानी कि इंटेंसिव मतलब हम उसके हर एक जो वर्ड है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, हर एक मीनिंग को ध्यान से पढ़ते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग इसका सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। सेकेंड है डैश मीन्स लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टुगेदर सो दैट द होल टेक्स्ट इज क्लियर एंड रीडेबल। यहाँ पे बोला गया है कि जब हम जो फ्रेजेस हैं और वर्ड हैं आपके, उनको क्या कर रहे हैं, एक साथ मर्ज कर रहे हैं और जो होल टेक्स्ट बन रहा है वो क्लियर और रीडेबल है, तो इसको क्या बोला जाएंगे, कोहेंशन बोलेंगे, ज्वाइनिंग बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे या जंक्शन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बोलेगा कि आपका कोहेंशन जो होता है वो आपका दोनों को ऐड करता है और एक क्लियर वर्ड आपका क्रिएट करता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज ए लैंग्विस्टिक और डैश बैरियर, पहले वाला ये है। सेकंड आपका है मल्टीपल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कैन क्रिएट डैश बैरियर। थर्ड है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट कॉज डैश बैरियर। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन का अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करने हैं। पहला है यूज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज ए लैंग्विस्टिक और डैश बैरियर। यहाँ पे जब भी हम क्या कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज यूज करेंगे तो इस केस में आपका कौन सा बैरियर आएगा, तो ये बैरियर आएगा आपका कल्चरल बैरियर पहला, क्योंकि आपका क्या है फॉरेन लैंग्वेज आपके समझ में नहीं आ रही है तो ये उनका कल्चर है। कल्चर के जो लैंग्वेजेज हैं वो बेसिकली कल्चर वेरी करते हैं, तो इसलिए कल्चरल बैरियर है। मल्टीपल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कैन क्रिएट, ये आपका सिमेंटिक है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। सिमेंटिक के अंदर क्या होता है कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग समझ ले जाते हैं। जैसे आपने क्या किया,
एक वर्ड कोई भी आपने यूज किया, ठीक है, और जैसे देयर और देयर, ठीक है, कहने में सेम जैसा है बट इसके मीनिंग अलग हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो सेमेटिक बैरियर है उसकी वो यहाँ पे अराइज होगा। थर्ड है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट कॉजेज। यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बैरियर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन्वायरमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प द लिसनर फोकस ऑन व्हाट ही इज लिसनिंग एंड अवॉइड। पहला ये है। सेकंड है व्हेन यू आर टू डैश इन्वॉल्व इन लिसनिंग यू टेंड टू हियर व्हाट यू वांट टू हियर एंड नॉट व्हाट ही इज एक्चुअली सेड। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों क्वेश्चन का अलग अलग यहाँ पे पूछा गया है। पहले में बोला है राइट इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प द लिसनर फोकस ऑन व्हाट ही इज लिसनिंग एंड अवॉइड, यानी कि राइट इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर लिसनर फोकस करता है जो वो लिसन कर रहा है और जो उसको अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जो उसको लिसन करना चाहिए जो अवॉइड करना चाहिए, उसके राइट इन्वायरमेंट उसको यहाँ पे मौका देता है। तो इसमें अवॉइड क्या करना चाहिए वो पहला आएगा। सेकंड में है व्हेन यू आर टू, जब आप क्या हो आप जब क्या जब आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, जब आप ऐसी एक्टिविटी करोगे कि जो आपको हियर करना है, यानी कि जो आपको सुनना है वो तो आप सुनोगे, और जो आपको व्हाट यू वांट टू हियर एंड नॉट व्हाट इज एक्चुअली सेड, यानी कि आप क्या करते हो जब आप कुछ जो आप सुनना चाहते हो उसी को एक्सेप्ट करोगे, बट जो कहा गया उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। जो आपको सही लगता है आप उसी को यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, चाहे सामने वाला कुछ भी बोल रहा है। तो वो आपका कैसा नेचर है। इसके अंदर जो सही आंसर बनेगा वो आपका बनेगा जब आप क्या हो जाते हो, तो इसका जो है आंसर है वो आपका हो जाएगा, सबसे पहला आपका होगा डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पे बोला राइट इन्वायरमेंट आपका वही है जिसके अंदर आप फोकस करोगे, जो आप जिसको आपको लिसन करना है, अवॉइड करोगे डिस्ट्रैक्शंस को, यानी कि जो डिस्टर्बेंस हो रही है उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और सेकंड में बोला है व्हेन यू आर टू, यानी कि जब आप क्या हो इमोशनली आप इन्वॉल्व हो जाए चीज़ों में, तो आपको उस समय जो बातें कही गई सत्य बातें हैं वो भी आपको यहाँ पे झूठ लगती हैं, उनको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो इमोशनली जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो किसी चीज़ में तो यू टेंड टू हियर व्हाट यू वांट, आप वही सुनना चाहते हो जो आपको अच्छा लगता है, यानी कि जो आपको सुनना है, और ही नॉट व्हाट ही इज एक्चुअली सेड, यानी कि कहते हैं ना सच्चाई बहुत कड़वी होती है। तो इस केस में इमोशनली जो बंदा होता है उसको समझाने के लिए ये बात बोली जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इसके अंदर अलग अलग मैंने आपको जो वो कॉन्सेप्ट हैं कम्युनिकेशन के, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाया है, चाहे वो आपका प्रोसेस हो, चाहे आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो, चाहे वो बैरियर हो। और काफ़ी एक तरह से छोटा है आपका जो असिस्टेंट अकाउंटेंट के सिलेबस की मैं बात करूँ तो उसमें काफ़ी छोटा सिलेबस दिया है कम्युनिकेशन का, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप इससे भी रिवाइज करते हो, एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करते हो तो इजीली आपके क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और बेसिक जो प्रोसेस है इसका उसको समझ लेना वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये थे गाइज आज के हमारे कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो एमसीक्यू थे। इसके बाद कौन सा आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, उसी पे जो मेजॉरिटी होगी उस पर मैं वीडियो बना के दूंगा आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है ना, तो कमेंट जरूर करें, तभी हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। जब तक फीडबैक ना मिले तो कम्युनिकेशन कहाँ से हो पाएगा। मैं ही आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ और आप कम्युनिकेट कर ही नहीं रहे हैं, आपको फीडबैक ही नहीं मिल रहा, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे अधूरी रह जाती है। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।